हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थिंग, इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप ITI इलेक्ट्रिशियन से बिलोंग करते हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम होना है उसमें यह सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाएगी। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको भी मैं बताते चलूँगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है BIS के अनुसार, ठीक है, एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। ठीक है, तो BIS पहला जान लीजिए। BIS जो है ISI पहले था। ISI जब पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन बना तो इसको BIS में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ISI का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है और BIS का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है उसमें हम लाइट और फैन यूज़ करते हैं। क्या क्या? लाइट और फैन। तो लाइट और फैन के लिए जो हमारा कॉपर का वायर होना चाहिए न्यूनतम जो होता है वो 1.5 mm का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका जो है D के साथ चला जाएगा। अगर आपसे पूछता पावर परिपथ के लिए तो 2.5 स्क्वायर mm होता है जो कि C ऑप्शन में है, लेकिन आपसे डोमेस्टिक वायरिंग के लिए पूछा गया इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है D के साथ चला जाएगा। कोई डाउट नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में पूछा गया है विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए एग्जिस्टिंग अर्थ, यानी कि मौजूदा अर्थ संयोजन में प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मौजूदा अर्थ का मतलब होता है पहले से स्थापित अर्थिंग का प्रतिरोध करने के लिए हम किस पद्धति का उपयोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। धरती के गड्ढों को हमेशा गीला स्थिति में रखना, उसका प्रतिरोध को मान कम किया जा सकता है। यानी कि जब धरती के गड्ढों का हमेशा गीला स्थिति में रखेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है हमेशा कम बनी रहेगी। तो करेक्ट आंसर B हो जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बाकी सारे जो ऑप्शन है ये जो है A, C और D ये इंस्टॉल्ड करने से पहले का पद्धति है। यानी कि जब हम इंस्टॉल करने लगते हैं अर्थिंग उस समय गड्ढे में रेत चारकोल वगैरह डालते हैं। ठीक है, उसका व्यास को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारे ऑप्शन जो है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यानी कि जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है उसका जो हम उपयोग करते हैं उस समय हमें AC की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है D के साथ चला जाएगा। अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस, यानी कि अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है तीसरा का D के साथ चला जाएगा, इससे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पात का निकालने का सूत्र क्या होती है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि वोल्टेज पात का जो फार्मूला होती है वो वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR वोल्ट, यानी कि राइट ऑप्शन जो है चौथा का A के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 है और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में I नियम के अनुसार, ठीक है, पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पावर जो सब सर्किट के लिए जो
अधिकतम अनुमेय भार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पावर सब सर्किट के लिए 3000 वाट, तो पावर सब सर्किट के लिए 3000 वाट जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो डोमेस्टिक सर्किट यानी कि घरेलू परिपथ के लिए उपयोग किया जाता है, और 800 में जो होती है इसमें अधिकतम पॉइंट की संख्या जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट, और इसमें जो अधिकतम पॉइंट होती है वो 2 पॉइंट होती है 3000 वाट में, और ये 800 जो वाट होती है इसमें 10 पॉइंट अधिकतम हो सकती है। और डोमेस्टिक सर्किट में जो हम उपयोग करते हैं लाइट फैन के लिए उपयोग करते हैं, तो उसका जो अधिकतम पॉइंट होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। 5वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति के किस स्थान से जुड़ी होती है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप पहले डायग्राम से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है सर्विस कनेक्शन जो होता है वो किससे जुड़ी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, ये जो कंज्यूमर का जो मेन बोर्ड होता है ये होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो आती है वो KWH में यानी कि एनर्जी मीटर में यहाँ पर आकर के लाइन जुड़ती है, तो ठीक है, यहाँ एनर्जी मीटर हो गया EM। उसके बाद जो होता है यहाँ पर सर्विस लाइन इधर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया जो सर्विस लाइन है वो पहले किससे जुड़ी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है एनर्जी मीटर, करेक्ट आंसर जो है छठा का सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और पहले जो होता था वो IC कटआउट के साथ जुड़ा होता था, तो पहले वाला नहीं, इस जो है अब जो जुड़ी होती है एनर्जी मीटर के साथ जुड़ी होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है फिगर दिया हुआ है, और आपको फिगर भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ी सी बता दे रहे हैं कि यहाँ क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का किस प्रकार है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि परीक्षण का आखिर किस प्रकार यह है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छी तरीक़ा से चित्र तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है पोलैरिटी टेस्ट दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह का जो डायग्राम होगा, और यहाँ पर देखिए जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्विच जो है ऑफ की स्थिति में है, और यहाँ पर बल्ब जो है वो रिमूव किया गया है, जैसा कि लिखा हुआ है लैंप रिमूव्ड। तो इस तरह के जब कंडीशन आती है तो वहाँ पर पोलैरिटी टेस्ट होती है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है 7वां का ए के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव का वर्तमान क्या है। यानी कि जो हमारा लीकेज होती है वो लीकेज करंट जो होती है डोमेस्टिक वायरिंग में कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो डी के साथ चला जाएगा, जो है 1/5000 इंटू फुल लोड। तो करेक्ट आंसर जो है 8वां का डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हम डी के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है डाइवर्सिटी फैक्टर का कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसका जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल जो होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा जो होता है इंस्टॉल लोड होती है। तो करेक्ट आंसर जो है 9वां का सी के साथ हम चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए कि घर में जो इंस्टॉल लोड है वो 100% होती है, लेकिन इसमें जो हमें ऑन रखना चाहिए टोटल इंस्टॉल लोड वो 66% ही ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसका वैल्यू जो होती है 1.2 से 1.4 तक होती है। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है नए घरेलू
वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में फर्स्ट टाइम में जब हम टेस्ट करेंगे तो किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, तो नए घरेलू वायरिंग में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक मल्टीमीटर है, दूसरा मेगर है, फिर शंट प्रकार ओम मीटर है, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है। तो ये 4 ऑप्शन को जब ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 10वां का बी के साथ चला जाएगा। मेगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और मेगर क्या होती है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर जानते होंगे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपसे सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिस्टम अर्थिंग जो हम उपयोग करते हैं जनरेटिंग स्टेशन GS, याद रखिएगा। सिस्टम अर्थिंग जो होती है वो जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। उसके अलावा ग्रिड स्टेशन में, तो यहाँ पर GS फिर लिखेंगे ग्रिड स्टेशन में। उसके बाद सब स्टेशन में, तो सब स्टेशन के लिए SS लिखेंगे। इस तीनों जगह पर हम सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहिएगा आप जनरेटिंग स्टेशन दिया हुआ है। तो जनरेटिंग स्टेशन जो है राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। अर्थिंग मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, और यह जो होती है सिस्टम अर्थिंग और अप्लायंस अर्थिंग, जिसको हम इक्विपमेंट अर्थिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 12 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि मेगर का जो हम उपयोग करते हैं कहाँ पर करते हैं और किस टेस्ट का परीक्षण के लिए करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मेगर का उपयोग जो है वो कुचालक प्रतिरोध को परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 13 का हम बी के साथ चूज करेंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और मेगर से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 में हमसे पूछा गया है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप का चमक और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। यानी कि जब डोमेस्टिक वायरिंग किया जाता है उस समय जो सर्किट में जो लैंप की चमक होती है और मोटर का जो स्पीड होती है धीरा क्यों हो जाती है, कम लैंप जो होती है ग्लोइंग क्यों करती है। तो ये क्वेश्चन है आपके, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 14 का राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट के कारण इस तरह का जो समस्या होता है, डिफेक्ट जो होता है उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट का मान जो है, धारा का जो मान है वो क्या होती है, कम होती है। इसी के कारण जो है आपका जो लैंप है और मोटर है उसका जो स्पीड है और ग्लोइंग है वो कम हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। 14 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ हम चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग की स्थापना के लिए किया जाना है। यानी कि जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो किस वायरिंग स्थापना में किया जाता है। तो अभी हम आपको ऊपर में इससे संबंधित बताए थे कि जो सिस्टम अर्थिंग जो की जाती है वो जनरेटिंग स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन में किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है सब स्टेशन, जो कि ये ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फिगर दिया हुआ है और आप उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी प्रतिरोध का माप का कौन सा विधि सचित्र है। यानी कि जो चित्र में दिया गया है उस चित्र के माध्यम से आपको देख करके बताना है कि यह कौन सा विधि के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन विधि के बारे में इसमें बताया गया है। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आपसे आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में
हार्मोनिक विकृति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, प्रतिबाधा के माध्यम से। ठीक है, प्रतिबाधा के माध्यम से, तो करेक्ट आंसर जो है 17 का ए के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। आपूर्ति में एसी आपूर्ति को बदलना, यानी कि चेंज ऑफ डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ हम चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, यानी कि गूथा हुआ जो कंडक्टर होती है ठोस कंडक्टर की तुलना में अधिक लचीला होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी के साथ चूज करेंगे। लागत कम नहीं होती है, कम वोल्टेज पाथ और अधिक कुचालक प्रतिरोध, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो है 19 का बी के साथ हम चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो हम उपयुक्त विधि का प्रयोग करेंगे, दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर जो है 20वां का हम ए के साथ चूज करेंगे। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए दोहरी अर्थिंग प्रदान की जाती है। मान लीजिए कोई एक बड़ा उपकरण है और इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने की प्राथमिकता वहाँ पर नहीं दी जाएगी, इसलिए वहाँ पर जो अर्थिंग की जाएगी वो दोहरी अर्थिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो हम देंगे इसका राइट ऑप्शन को ए को देंगे। अगर ए ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को चूज करते, इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति करने का क्या कारण है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 21 का, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए वहाँ पर एसी प्रदान की जाती है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर 21 का डी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब हम मेगर का उपयोग नहीं करते हैं तब भी अगर मेरा जो है सूचक पैमाना यानी कि जो इंडिकेटर है उस शून्य पर स्थिर नहीं है, उसका क्या कारण हो सकती है। ठीक है, तो इसके जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो पैमाना है शून्य पर स्थिर नहीं है। जब हम मेगर का उपयोग करते हैं तो मेगर में जो डिफ्लेक्टिव टॉर्क जो होता है उसके कारण जो होता है सुई आगे बढ़ती है, जबकि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो पीछे लाने का कार्य करती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, डिफ्लेक्टिव टॉर्क के कारण सुई जो होती है आगे बढ़ती है और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण वह सुई जो होती है पुनः अपना पीछे लाने का प्रयास करती है। तो करेक्ट आंसर जो है 22 का ए के साथ हम किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर की सुई विक्षेपण के किसके अनुपातिक होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 23 का। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। दोनों कुंडलियों में धारा के अनुपात के अनुपातिक होती है। तो करेक्ट आंसर जो है 23 का हम डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर पूछा गया है हमसे, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आपसे पूछा गया कि अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड।
विभवपात विधि पर यह कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हम सी के साथ इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 25 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो उपकरण अर्थिंग होती है वो सिस्टम अर्थिंग से अलग क्यों होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 3 ऑप्शन ऊपर में है ए और एक ऑप्शन यहाँ पर डी दिया हुआ है, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यह इसलिए अलग होती है कि धारावाहक चालकों से संबंधित होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 25वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इट इज़ द एसोसिएटेड विथ करेंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अलग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है किसी व्यक्ति को अगर 20 एम्पियर की धारा झटका प्राप्त होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 20 एम्पियर का अगर कोई व्यक्ति को करंट लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 26 का, तो राइट ऑप्शन है इसका बी के साथ चला जाएगा। पेनफुल शॉक लगेगा, दर्दनाक झटका लग सकती है। ठीक है, 5 एम्पियर तक कोई संवेदना नहीं होता है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और 50 एम्पियर तक अगर लगता है तो हृदय आघात हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और 26 का जो राइट ऑप्शन है वो हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, पेनफुल शॉक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 27 देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है एमसीबी के किस विद्युत उपकरण में एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 27 का जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो गीज़र जो होती है वो एमसीबी के एल श्रेणी के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसके अलावा और कई उपकरण होते हैं जैसे हीटर, ओवन, जनरल लाइटिंग सिस्टम, ये सब जो होते हैं इक्विपमेंट, उनमें एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है 27 का ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन होती है उसमें मेगर का क्या रीडिंग होती है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 0 मेगावाट होती है। तो करेक्ट आंसर 28 का हम ए के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्रिम्पिंग क्या होता है। क्रिम्पिंग जो होती है ढीला संयोजन को कसने के लिए किया जाता है और यह लक्ष्य के साथ अंतिम सिरा यानी कि एंड पॉइंट पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। 29 का जो राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। अवॉइड लूज कनेक्शन, यानी कि ढीला संयोजन को कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है 29 का सी के साथ चला जाएगा। तो इस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जुड़ करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।